राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता का जो इंट्रोडक्शन क्लास चला था, पूरे चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था, उस पर ये दूसरा पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरे सीपीसी का परिचय करवाया, ठीक है। पूरे सीपीसी कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, उस पर चर्चा किया गया। अब हम लोग इस सीपीसी का जो आर्डर है, ठीक है, और जो इसका पार्ट्स है जिसमें सेक्शंस रखे गए हैं और आर्डर्स में जिसमें रूल्स रखे गए हैं, इस पे हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि इस पार्ट्स को देखने से पहले आप इसके पहले पार्ट को जरूर देख लीजिए, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है उसको जरूर देख लीजिए, अन्यथा ये दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला पार्ट जो है, पहले भाग को, यानी जो भाग हैं, पहला जिसको मैंने टेलर का रूप दिया था कि ये टेलर है, ठीक है। इसमें टोटल 11 भाग हैं। कितने भाग हैं? 11 भागों में इनको रखा गया है, ठीक है। जो पहला भाग है ये आपका साधारण वादों के बारे में है, दूसरा निष्पादन, तीसरा आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, चौथा विशिष्ट मामलों, पांचवा जो है विशेष कार्रवाइयाँ, छठा अनुपूरक कार्रवाइयाँ, सातवां अपील, आठवां निर्देश, नौवां विशेष हाई कोर्ट, 10वां नियम और 11 प्रकीर्ण है। चलिए मैं एक एक करके याद करा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला जो देखिए, धारा 1 से 8 बिना किसी भाग के, वो बिना किसी पार्ट्स के रखा गया है। सेक्शन 1 to 8 ये जनरल है, इसमें अधिनियम का नाम, अधिनियम का परिचय, अधिनियम में दिए गए कुछ शब्दों का परिचय, ठीक है, बताया गया है। तो धारा 1 से 8 बिना किसी भाग के रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो शुरू होता है, भाग 1 से शुरू होता है, भाग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक जाता है। ये पूरा भाग 1 से लेकर के 11 तक सिविल मामले में, सिविल मामले के उत्पन्न होने से लेकर के, यानी सिविल राइट एराइज होने से लेकर के मामले का अंतिम विनिश्चय तक का पूरा ये भाग 11 कंप्लीट लिखा हुआ। यानी कोई सिविल विवाद उत्पन्न होने से लेकर के उसके अंतिम निस्तारण होने तक की ये पूरी प्रक्रिया लिखी गई है, ठीक। जैसा कि जो पहला आर्डर है साधारण वादों के बारे में है, इसी में जो पहला आर्डर है धारा 9 से 35 ख तक, इसी में वाद उत्पन्न होने से लेकर के वाद संस्थित करना, उस पर सुनवाई होना, उस पर निर्णय आना, ठीक है, पूरा यहाँ तक लिखा गया है। यानी निर्णय तक यहाँ लिखा गया है। धारा 9 में जैसे सिविल प्रकृति के वाद किसे कहेंगे, सिविल वाद क्या है, धारा 9 में बताता है, ठीक है। धारा 10, धारा 11, धारा 12, ठीक है, ये सब क्या बताते हैं। धारा 13 कब सिविल प्रकृति का वाद होने पे भी संस्थित नहीं किया जाएगा, ठीक। तो धारा 15, 16, 17, 18 सिविल प्रकृति का वाद होने पे भी संस्थित कब कहाँ किया जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर कब किया जाएगा। तो पूरा ये धारा 9 से लेकर के 25 तक, फिर वाद कैसे संस्थित किया जाएगा 26, 27, 28 में बताया गया है, ठीक है। फिर उस पर जजमेंट आना धारा 33, ठीक है, खर्चा वगैरह लेकर के, यानी पूरा ये जो पार्ट 1 है इसका, यानी भाग एक साधारण वादों के बारे में बताया गया है। इसी में सिविल प्रकृति के वाद किसे कहेंगे, सिविल प्रकृति के वाद कब संस्थित नहीं किए जा सकते हैं, और जब संस्थित किए जाएंगे तो कहाँ संस्थित किए जाएंगे, इनका ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, कैसे इस पर सुनवाई होगी, कैसे जजमेंट पास किया जाएगा। तो ये पूरा सेटअप है 9 से 35 ख तक के सिविल प्रकृति के वाद उत्पन्न होने से लेकर के उसके संस्थित किया जाना, उसमें जजमेंट आना, ये पूरा पार्ट 1 में ही कंप्लीट बता दिया गया है। उसके बाद पार्ट 2 जो होता है ये एग्जीक्यूशन से जुड़ा हुआ है, निष्पादन से, कि जब जजमेंट आ जाएगा तो जजमेंट का निष्पादन कैसे, नहीं आर्डर या डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा। तो धारा 36 से 74 यानी आदेश एवं डिक्री का निष्पादन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा भाग ही निष्पादन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि पहले भाग में सिविल प्रकृति के वाद उत्पन्न होने से लेकर के वाद संस्थित किए जाने तक बताया गया है, और इसमें जजमेंट भी आ जाता है। उसका निष्पादन भाग 2 में कराया जाता है, तो 2 निष्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, धारा 36 से 74 तक। उसके बाद भाग 3 आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, यानी जरूरत पड़े तो प्रोसीडिंग के दौरान कमीशन वगैरह जारी किया जाना, ठीक है,
इसको आनुषांगिक कार्रवाई कहा गया, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के नाम से जाना जाता है। भाग 3 है, तो भाग 3 में कमीशन जारी किया जाता है धारा 75 से 78 तक, ठीक है। और यही कमीशन कैसे डिटेल में जारी किया जाएगा, ठीक है, ऑर्डर 26 इसके साथ पढ़ा जाता है। कौन सा आदेश? आदेश 26 में कमीशन की बात की गई है। निष्पादन के लिए आदेश 21 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर 21 पढ़ा जाता है, इसके लिए आदेश 26 पढ़ा जाता है। यहाँ वाद के संस्थित किए जाने के बारे में आप देखेंगे तो पूरा, ठीक है, ऑर्डर 1 से ले करके, ठीक है, ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब इसी में आ जाते हैं। यानी इसके पहले भाग के लिए कई सारे ऑर्डर लिखे गए हैं, एक ऑर्डर नहीं कई सारे ऑर्डर लिखे गए हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूं एक तरह से 20-22 ऑर्डर इसी के लिए खर्च किए गए हैं शुरू में, क्योंकि यहाँ देखिए धारा 9 से 35 देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब ऑर्डर में जाओगे तो बहुत सारे ऑर्डर इस पे लग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू में बताऊं कि ऑर्डर में बातें बहुत डिटेल में लिखी गई हैं, तो इस भाग 1 को पढ़ने के लिए कई सारे ऑर्डर खपत हो जाते हैं, ठीक है। निष्पादन को पढ़ने के लिए आदेश 21 खपत होता है, जहां भाग 2 है और आदेश 21 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 भाग है, 21 आदेश है इसका निष्पादन से जुड़ा हुआ, जिसमें टोटल 106 रूल रखे गए हैं, ठीक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा रूल किस ऑर्डर में है, तो ऑर्डर 21 में सबसे लंबा अगर कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर 21 है सीपीसी का। 21 ऑर्डर है, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो उसमें कम से कम 10 ऑर्डर समाहित हो जाएंगे आदेश 21 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है, कमीशन जारी करना जरूरत पड़ने पे। तो क्या कमीशन हमेशा जारी किया जाता है? नहीं, जरूरत पड़ने पे कमीशन जारी किया जाता है। सीआरपीसी में भी आप देखेंगे तो कमीशन की बात वहां भी की गई है, जरूरत पड़ने पे वहां भी जारी होता है। 284 से लेकर के, ठीक है, 294, 95 तक कमीशन की ही बात की गई है। उसके बाद विशिष्ट मामलों में वाद, अगर कोई विशिष्ट मामला आ गया है तो उसमें जरूरत पड़ने पे वाद, धारा 79 से 88 इसी में, ठीक है, इंटरप्लेयर सूट वगैरह की बात की गई है विशिष्ट मामलों में वाद। इसी में जो है विशिष्ट मामले में ही सरकार वगैरह के विरुद्ध वाद है तो कैसे वाद दाखिल किया जाएगा, कोई भूतपूर्व शासक है उसके विरुद्ध कैसे दाखिल किया जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सब ऑर्डर जो हैं, ठीक है, इसी विशेष मामले से ही जुड़े हुए हैं। फिर विशेष प्रोसीडिंग की बात की गई 89 से लेकर के 93 तक, यानी ये भाग 5 जो है विशेष कार्रवाइयाँ 89 में आप देखेंगे तो एडीआर के नाम से जाना जाता है। 89 किसके नाम से? एडीआर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एडीआर अल्टरनेट डिजुलेशन, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन एडीआर का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मामले का वैकल्पिक ढंग से निस्तारण किया जाना। तो ये 89 में ही आपको मिल जाएगा। 90 मित्रवतवाद से जुड़ा हुआ है, 91, 92 लोक न्यूसेंस से जुड़े हुए मामलों में, ठीक है, सिविल वाद दाखिल करना। 6 भाग 6 अनुपूरक कार्रवाइयाँ हैं। अनुपूरक कार्रवाइयाँ का मतलब कि प्रोसीडिंग के दौरान जरूरत पड़ने पे लग रहा है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ डिक्री पास होगी अपनी संपत्ति वहाँ से हटा देगा, बेच देगा, भाग जाएगा, तो मामला में जजमेंट आ भी गया, डिक्री आ भी गई, ऑर्डर आ भी गया, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब वो भाग जाएगा अपनी संपत्ति ही बेच देगा तो डिक्री पास होने पे भी एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, ठीक है। तो अनुपूरक प्रोसीडिंग कराई जाती है, उसको अरेस्ट करवा लिया जाता है, उसकी संपत्तियां अटैच करा ली जाती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मांग ली जाती है, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। इसी अनुपूरक कार्रवाइयों के तहत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये पार्ट 6 अनुपूरक प्रोसीडिंग, ठीक है, 94 to 95। इसके लिए कम से कम 2 ऑर्डर आपको पढ़ने पड़ते हैं, ऑर्डर 38 और ऑर्डर 39। जो बातें यहाँ अनुपूरक कार्रवाइयों में लिखेंगे डिटेल में आदेश 38 और 39 में बताया गया है। मैंने शुरू में ही बताया है कि यहाँ संक्षिप्त प्रक्रिया बताई गई है, ये एक तरह से टेलर है, डिटेल में पूरा पिक्चर ये है, ठीक है। तो ये इधर के पार्ट आप जब पढ़ोगे तो इधर के भी ऑर्डर इस पे लागू होते रहते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इधर के सारे ऑर्डर विद सेक्शन याद करना है, और फिर वो सारे पार्ट्स विद सेक्शन याद करना है, फिर आपको ऑर्डर याद करना है। जब दोनों याद हो जाएंगे फिर आप एक दूसरे में कम्युनिकेशन करते रहिए, मिलाते रहिए कौन किस पे लागू होता है। वैसे मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, पूरा बताऊंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया तो अपील,
ठीक है। तो जरा समझिए, अपील यानी 7 में अपील है, लेकिन ये जो 3, 4, 5, 6 हैं ये सब विशेष प्रोसीडिंग हो गए एक तरह से, यानी ये 4 भाग विशेष प्रोसीडिंग से जुड़े हुए हैं। कमीशन जारी करना, विशिष्ट मामलों में वाद, विशेष कार्रवाइयाँ, अनुपूरक कार्रवाइयाँ, ठीक है, ये चारों विशेष हैं। ये कभी कभी मामले में लागू होते हैं, कभी नहीं लागू होते, यानी जनरली नहीं लागू होते हैं। हर एक मामलों में ये नहीं होता है। हर एक मामलों में क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता है, वाद दाखिल किया जाता है, उस पर सुनवाई होती है, उसका निष्पादन होता है, ठीक है, उसमें अपीलें होती हैं। तो अपील कहाँ लिखा गया, 7 में, लेकिन अपील लिखने से पहले विशेष प्रोसीडिंग भी लिख दी गई। भाग 4, भाग 5, भाग 6 के अंतर्गत अनुपूरक कार्रवाइयाँ। 7 में अपील हो गया। 8 में रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात की गई है। तो अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन ये सब आफ्टर जजमेंट होते हैं। हाँ, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग रेफरेंस और रिवीजन भी किया जा सकता है। उसके बाद भाग 9, ठीक है। हाँ, अपील आप देखेंगे तो सेक्शन 96 to 112 धारा 96 से 112 है। आदेश देखेंगे तो इसके लिए बहुत सारे आदेश खर्च हो जाते हैं। आदेश 41, 42, 43, 44, 45 ये 5 आर्डर, ठीक है, तो अपील से जुड़े हुए हैं धारा 96 से 112 पे। क्योंकि अपील भी कई तरह की होती है, मूल डिक्री की अपील, सेकंड अपील, आर्डर के विरुद्ध अपील, निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील, ठीक है। तो इसलिए कई सारे आर्डर्स इधर खर्च हुए हैं। फिर आदेश और आर्डर पार्ट 9 निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण है, यानी जिसको रेफरेंस रिव्यू रिवीजन कहते हैं, धारा 113, 114, 115 में बताया गया है। आज जो भाग 9 है, हाँ इसके देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर रेफरेंस पे भी आर्डर 46 आपको पढ़ना होगा, रिव्यू पे आपको आर्डर 47 पढ़ना होगा, रिवीजन पे कोई भी आर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिस पे कोई आर्डर नहीं लिखा गया है, केवल और केवल उस पे सेक्शन है, ठीक है, 115, 115 रिवीजन पे है, इसके लिए कोई आर्डर नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया इसको भी आगे बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विशेष हाईकोर्ट यानी कुछ आयुक्त के उच्च न्यायालय की बात की गई थी, जो सिस्टम अब खत्म हो गया जब से देश आज़ाद हुआ। ये सब आयुक्त वगैरह के हाई कोर्ट खत्म हो गए हैं। अब जो जितने हाई कोर्ट हैं हमारे देश में सब जनरल हाई कोर्ट हैं, सब एक जैसे हैं। तो ये भाग 9 भले लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में इसका कोई महत्व नहीं रह गया है, यानी धारा 116 से 120 प्रभावी नहीं रहेगी, इसका कोई महत्व नहीं रह गया, ना तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। भाग 10 नियम से जुड़ा हुआ है, 121 से 131 किससे, नियम रूल है 121 to 131, किसमें नियम बनाने की पावर दी गई है। नियम कौन बनाता है, हाई कोर्ट। तो ये नियम बनाने की पावर हाई कोर्ट को दिया गया 121 से 131। और जो लास्ट पार्ट है 11 प्रकरण, जिसको मिसलेनियस कहते हैं, 132 से 158 ये मिसलेनियस है, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। महिलाओं को छूट दिया गया है, जजों को छूट दिया गया है, सांसदों विधायकों को छूट दिया गया है, अधिवक्ताओं को छूट दिया गया है, हाजिरी से गिरफ्तारी से छूट मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ भाषाएं बताई गई हैं कोर्ट की। तो बहुत कैविएट दाखिल किया जाना, समय का बढ़ाया जाना, इनहेरेंट पावर ऑफ ऑल सिविल कोर्ट्स 151, ठीक है, कोर्ट का खुला होना, ठीक है, रिव्यू किया जाना, गलतियों का सुधार किया जाना, ये सब इस मिसलेनियस पार्ट में बताया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है यह भी आपके एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आपने देखा टोटल 11 भाग, यानी सबसे पहले वाद दाखिल होते हैं, भाग 1 में निष्पादन होता है, 2 में अपील होता है, 7 में रेफरेंस रिव्यू रिवीजन होता है, भाग 8 में, और 9 नहीं रह गया है, 9 खत्म हो गया है। आप ऐसे ही मान लो विशेष हाई कोर्ट की बात की गई थी, आयुक्त के हाई कोर्टों की बात की गई, इसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद 10 में नियम है, ठीक है, रूल है, और 11 प्रकरण है, यानी भाग 11 मिसलेनियस है, जो 132 से 158 तक चलता है। तो फिर से आप इसको याद करिए कि साधारण वादों के बारे में शुरुआत में सेक्शन 1 to 8 बिना किसी भाग के लिखा हुआ है, लेकिन जो भाग 2 है वो साधारण वादों के बारे में बताया गया है। भाग 2 साधारण वादों के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा 1 से लेकर के 35 खा तक बताया गया है, धारा 9 से लेकर के 35 खा तक बताया गया है, क्योंकि धारा 1 से 8 तक तो बिना किसी अध्याय के है, ठीक। तो इसी में भाग 1 में वादों का संस्थित किया जाना, वाद के पक्षकार क्या होंगे, कब वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है, सिविल प्रकृति का वाद क्या होता है, वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, ठीक है, वाद कहाँ संस्थित किया जाएगा, यानी कहाँ पे मुकदमा दाखिल होगा, किस कोर्ट में दाखिल होगा, और उसका निपटारा कैसे किया जाएगा।
तो ये सब भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 जब निपटारा हो गया, पूरा हो गया, तब जजमेंट वो उसका एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, ऑर्डर या डिक्री का निष्पादन कैसे होगा, उसके लिए भाग 2 लिखा गया धारा 36 से 74 तक में। इसके लिए ऑर्डर हमें 21 पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसके लिए तो हमें कम से कम 1 से 20 ऑर्डर पढ़ने पड़ते हैं। 1 से लेकर के 20 ऑर्डर इसी भाग 1 के लिए लगभग पढ़ने पड़ जाते हैं। ठीक, भाग 3 आनुषंगिक कार्रवाइयाँ बताई गई हैं, कमीशन इसी में जारी करता है। ये सभी मैंने शुरू में बताया, ये 4 भाग ऐसे हैं जो विशेष हैं, ये जरूरत पड़ने पे मामले में लागू होते हैं, हमेशा नहीं लागू होते हैं। लेकिन पहला और दूसरा तो जनरल है, पहला साधारण वादों के बारे में और दूसरा उसका निष्पादन। ठीक है, तीसरा आनुषंगिक कार्रवाइयाँ जिसमें कमीशन जारी होता है। चौथा विशिष्ट मामले हैं जो 79 से 88 तक हैं। ठीक है, ये कभी कभी यूज होते हैं। विशेष कार्रवाइयाँ 89 से 93, ये भी हर मामलों में नहीं लागू होता है। और छठा जो अनुपूरक कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, जिसको सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग कहते हैं, ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग भी हमेशा नहीं यूज होता है। सेक्शन 924, 94 to 95, जिस पे 2 ऑर्डर हमें पढ़ने पड़ते हैं, ऑर्डर 38 और 39 पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 7वां अपील से जुड़ा हुआ है, 7 अपील है 96 से 112। 8वां रेफरेंस रिव्यू रिवीजन से जुड़ा हुआ है 113 से 115। मात्र 3, ये 3 पॉइंट लिखे, निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, और 3 धाराएं भी हैं 113, 14, 15। 9वां आपका नहीं रह गया है, मतलब वो प्रभावी नहीं है, उसका व्यवहार में कोई मतलब नहीं रह गया है। विशेष हाईकोर्ट की बात की गई थी। ठीक है, आयुक्तों के लिए 116 से 120 कोई मतलब नहीं है, एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। 10वां, ठीक है, नियम बनाने की पावर इसमें हाई कोर्ट को दिया गया। रूल्स कैसे बनाया जाएगा, किसकी सहमति से बनाया जाएगा, तो ये सब 121 से 131। और जो 11वां है वो प्रकीर्ण है, 132 से 158। मिसलेनियस है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें महिलाओं को छूट दिया गया है, जजों को हाजिरी से छूट है, अधिवक्ताओं को हाजिरी से छूट है, सांसद विधायकों को हाजिरी से छूट मिला हुआ है, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कब कब सिविल मामलों में। ठीक है, तो ये सब छूट मिला हुआ है। कोर्ट की भाषा बताई गई है। ठीक है, इसी में प्रतिस्थापन की कार्रवाई, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसीडिंग बताई गई है। कैविएट दाखिल किया जाना, समय का बढ़ाया जाना, गलतियों को सुधार किया जाना और प्रोसीडिंग को खुले न्यायालय में चलाया जाना, ये सब इसी भाग 11 में ही बताया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट्स ये भी आपके लिए है। तो इस तरह से ये जो 11 पार्ट्स आपने देखा, ठीक है, 11 पार्ट्स, फिर मैं कहूँगा ये 11 पार्ट्स एक एक करके आप याद कर लीजिएगा। जैसे भाग 7 में क्या है, भाग 7 अपील है, भाग 7 अपील है, तो अपील के बाद भाग 8 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन है। ठीक है, तो अपील, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, ये चारों चीज़ें इकट्ठे लिखी हैं 7 और 8 में। पहले अपील है 7 में, फिर रेफरेंस रिव्यू रिवीजन लिखा हुआ है भाग 8 में, और 9 का तो कोई मतलब नहीं रह गया। मैं पहले कह रहा हूँ 9 नहीं है, ना से 9, ना से नहीं रह गया है। 10 और 11 बचा। 11 आपका मिसलेनियस है जो 132 से 158 तक चलता है। उसके बाद आपका जो 10वां है जिसमें नियम बनाने की पावर हाई कोर्ट को दिया गया है। क्या बनाने की पावर, नियम बनाने की पावर हाई कोर्ट को दिया गया है। और नियम जब आप पढ़ोगे तो परिभाषा में भी आपको नियम मिलेगा, यानी धारा 2 में जब आप परिभाषा पढ़ोगे तो शायद परिभाषा धारा 2 में ही, ठीक है, नियम को परिभाषित भी किया गया है। ठीक है, तो नियम की परिभाषा दी गई है और वहाँ पे परिभाषा में ये इन धाराओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी भाग 10 का जिक्र किया गया है। तो पहला भाग साधारण वादों से जुड़ा हुआ है जो धारा 1 से लेकर के 35 का तक। इसी साधारण वादों में सिविल प्रकृति के वाद हम किसे कहेंगे, सिविल प्रकृति के वाद किसे कहेंगे, कब उन्हें संस्थित नहीं किया जा सकता है, संस्थित किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, कब उनका ट्रांसफर करवाया जाएगा सिविल मामलों का। ठीक है, फिर सिविल प्रकृति के वाद कैसे संस्थित किया जाएगा, तो इसी को लेकर के, और फिर उसमें जजमेंट कैसे आएगा, कैसे सुनवाई होगी, पूरा पार्ट 1 कंप्लीट इसी में लिख दिया गया है, जिसपे हमको कम से कम रूल ऑर्डर 1 to 20 पढ़ना पड़ता है। फिर जो दूसरा पार्ट है 21, जिसके साथ ऑर्डर पढ़ा जाता है, यानी ऑर्डर 21 पढ़ा जाता है। दूसरा पार्ट निष्पादन से जुड़ा हुआ है, धारा 36 से लेकर के 74 तक, यानी 36 से 74 निष्पादन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जस्ट 4 चैप्टर विशेष प्रोसीडिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कमीशन जारी करना, विशेष वाद, विशेष कार्रवाइयाँ, अनुपूरक कार्रवाइयाँ। ठीक है, आनुषंगिक कार्रवाइयाँ, विशिष्ट मामलों में वाद, विशेष कार्रवाइयाँ, अनुपूरक कार्रवाइयाँ, ये 4 अध्याय जरूर याद रखिएगा आप। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसी में इंटरप्रिलेटर सूट की बात की गई है। ठीक है, धारा 88 इंटरप्रिलेटर सूट, विशिष्ट मामलों में वाद जुड़ा हुआ है, इसके साथ ऑर्डर भी पढ़ना पड़ता है, ऑर्डर 34
5 आपको पढ़ना पड़ता है इंटरप्रिटेड सूट के साथ। तो इस विशिष्ट वाद में आपको 35 और 35 के साथ और भी आर्डर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, आर्डर आपका 27 हो गया, 27 का हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, ये सब भी इसी भाग 4 के साथ पढ़ा जाता है। विशेष कार्रवाइयाँ 89 से 93 तक में बताई गई है। 6वां अनुपूरक कार्रवाइयाँ हैं जिसके साथ 2 आर्डर पढ़ने पड़ते हैं, 38 और 39 पढ़ना पड़ता है। फिर 7वां आपका अपील, 7वां अपील, 8वां रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, फिर 9वां नहीं रह गया है, यानी आप विशेष आयुक्त के उच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं रह गया है, अब व्यवहार में वो खत्म हो चुका है। और 10वां नियम से जुड़ा हुआ है। 11वां आपसे जो है फिर मिसलेनियस से जुड़ा हुआ पार्ट है जो 132 से 158 है, जिसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से छूट दिया गया है। किससे छूट दिया गया है? गिरफ्तारी से छूट दिया गया है। इसके साथ अब हम लोग चलेंगे आर्डर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्डर भी महत्वपूर्ण है। आर्डर में भी आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी गई हैं। आर्डर में भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी गई है। टोटल 51 आदेश हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कितने आदेश हैं? 51 आदेश हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हैं। वाद के पक्षकार, भाई जहाँ कहीं 2 लोग होंगे, कोई विवाद उत्पन्न होने के लिए जरूरी है कम से कम 2 लोग वहाँ पे हों। तो जब 2 लोग होंगे तो उनमें विवाद होगा, तो वाद की विवेचना। तो पहले में वाद के पक्षकार, दूसरे में वाद की विवेचना, यानी जब 2 लोग हुए तो विवाद हुआ तो वाद की विवेचना होगी। और विवेचना फिर कैसे होगी? अधिवक्ता खोजेंगे किसके माध्यम से कोर्ट में जाए, तो भाग 3 में अधिवक्ता यानी मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं प्लीडर की बात की गई है। ठीक, तो अधिवक्ता भी मिल गए। तो अब केस कैसे संस्थित होगा? तो भाग 4 में बताया गया वाद का संस्थित किया जाना। तो भाग 1 वाद के पक्षकार, भाग 2 वाद की विवेचना, भाग 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं प्लीडर की बात की गई है। ये सारे पार्ट्स आपको याद करना होगा। भाग 4 वाद का संस्थित किया जाना, इसके साथ मेन धारा 26 पढ़ी जाती है, धारा 26 पढ़ी जाती है भाग 4 के साथ। फिर भाग 4 का ये उत्तर प्रदेश का संशोधन है, ध्यान रखिएगा। वादों का समेकन ये केवल उत्तर प्रदेश में ये आर्डर है 4 ये, और कहीं ये आर्डर नहीं है। आर्डर 5, जब वाद संस्थित हो गया 4 में तो पार्टी को बुलाने के लिए समन जारी किया जाएगा। 5 में समन जारी हो गया, पार्टी हाजिर हो गई। हाजिर हो गई तो अपना प्लीडिंग करेंगी, अपनी बात रखेंगी 6 में। ठीक है, तो 6 में प्लीडिंग हो गया, अभिवचन ये भी महत्वपूर्ण है। 7 में वाद पत्र 8 में WS जिसको लिखित कथन कहते हैं। तो वाद पत्र आदेश 7 बहुत महत्वपूर्ण आर्डर है। आर्डर 7 वाद पत्र, आदेश 8 रिटन स्टेटमेंट लिखित कथन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पक्षकारों के वाद पत्र भी आ गए, लिखित कथन भी आ गए। अब डेट लगाई जाएगी हाजिरी की। तो 9 में पक्षकारों के हाजिरी का परिणाम, हाजिर नहीं होते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। इन्हीं पक्षकारों के अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस का इफेक्ट बताया गया है। ठीक है, पार्टीज के अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस के इफेक्ट बताए गए हैं। इन्हीं पक्षकारों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का प्रभाव। भाग 9 बहुत महत्वपूर्ण आर्डर है। इसी में वाद पत्र खारिज होते हैं। ठीक है, वाद खारिज किया जाता है भाग 9 में। भाग 10 पक्षकार जब आ गए तो उनको परीक्षा किया जाएगा भाग 10 में। ठीक है, अब जब पक्षकार आ गए तो उन्हें एग्जामिन किया जाएगा भाग 11 में। तो फिर जरा समझिए, जहां 2 लोग होंगे तभी विवाद होगा, तो कम से कम वाद के पक्षकार हों। विवाद होगा तो वाद फ्रेम किया जाएगा, विवाद क्या कारण बनेगा। 3 में फिर अधिवक्ता खोजेंगे, बिना अधिवक्ता के केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो भाग 3 में अधिवक्ता लेकर के आएंगे। ठीक, फिर अधिवक्ता मिल गए तो केस कैसे दाखिल किया जाएगा। भाग 4 में वाद का संस्थित किया जाना। वाद संस्थित हो गया तो भाग 5 में पार्टी को बुलाने के लिए समन जारी किया जाएगा। पार्टियां आ गई तो अपना पक्ष रखेंगी, कैसे? अभिवचन के माध्यम से। भाग 6 में तो वादी है तो वाद पत्र लाएगा। ठीक है, भाग 7 प्रतिवादी है तो WS लाएगा। भाग 8 अब डेट लगाई जाएगी हाजिरी के लिए दोनों पार्टियों के। तो हाजिर होना और ना होना उसका क्या इफेक्ट होगा। भाग 9। ठीक, अब हाजिर हो गए हैं तो उन्हें एग्जामिन किया जाना। भाग 10, तो भाग 10 में एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन के दौरान कुछ जो प्रकट करेंगे, जो बताएंगे, तो प्रकट किया जाना, निरीक्षण किया जाना। भाग 11। ठीक, कुछ स्वीकार कर लेंगे तो भाग 12 एडमिशन करना। भाग 12
ठीक, कोई दस्तावेज लेकर के आए हैं तो दस्तावेज पेश करना, उसे परिबद्ध करना, उसका निरीक्षण करना। भाग 13, अब कुल मिलाकर के पक्षकार 10 में आ गए, उनको 9 में आ गए, 10 में उनकी परीक्षा कर ली गई, 11 में उन्होंने कुछ प्रकट कर दिया, 12 में कुछ एडमिशन कर लिया, 13 में दस्तावेज वगैरह दिए थे उसे देख लिया गया। अब फाइनल कोर्ट इस मुकाम पे पहुंच चुका होगा कि पक्षकारों के मध्य विवाद क्या हैं, तो उन विवादकों का स्थिरीकरण किया जाएगा, जिसको चार्ज फ्रेमिंग क्रिमिनल मामले में कहते हैं, सिविल मामलों में विवादकों का स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इशूज कहते हैं। तो पार्ट 14 में इशूज फ्रेम कर दिए जाएंगे। तो पार्ट 14 में जब इशूज फ्रेम कर दिए गए तो 15 में सुनवाई होगी और जजमेंट आ जाएगा, और जजमेंट जब आ जाएगा पार्ट 16 में, ठीक, यानी पार्ट 15 में सुनवाई होती है। हाँ, जरूरत पड़ने पे गवाहों को बुलाया जा सकता है। तो भाग 16 में कोई भी कार्रवाई रोकी नहीं जाएगी, किसी को जो है छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, हाजिरी माफी नहीं लगा पाएंगे। भाग 17 स्थगन, जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो रोका नहीं जाएगा, वही है आज 17, ठीक है, स्थगन। और 18 क्या है, ट्रायल किया जाना, तो 18 में ट्रायल होता है, ठीक है, पक्षकारों को एग्जामिन किया जाता है। 19 में शपथ पत्र के माध्यम से अपनी कोई बात रख सकते हैं पक्षकार, तो 19 से एफिडेविट से जुड़ा हुआ है। 20 में फिर फाइनली जजमेंट आ जाता है, 20 में फाइनल जजमेंट आ जाता है। तो भाग 1 में पक्षकारों का इकट्ठा होना, पक्षकार इकट्ठा होंगे तो विवाद होगा, तो विवादकों की विरचना। भाग 2, ठीक, अब विरचना कैसे करेंगे, खुद तो जा नहीं पाएंगे, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अधिवक्ता खोजेंगे, अपना एजेंट खोजेंगे। भाग 3, ठीक, फिर वाद संस्थित करेंगे कोर्ट में। भाग 4, फिर वाद संस्थित हो गया तो पार्टियों को बुलाने के लिए समन जारी होगा। भाग 5, ठीक, जब पार्टियां आ जाएंगी तो अपना प्लीडिंग करेंगी, कैसे अपनी बात को रखेंगी। भाग 6 अभिवचन, ठीक, तो अभिवचन कैसे रखेंगे उसका नियम बताया गया भाग 6 में। फिर अगर वादी है तो अपना वाद पत्र पेश करेगा, 7 प्रतिवादी है तो WS पेश करेगा। भाग 8, ठीक, उसके बाद पक्षकारों का हाजिर होना, यानी बुलाया जाना पक्षकारों को, तो आने का प्रभाव क्या होगा, ना आने का प्रभाव क्या होगा। भाग 9, तो पक्षकारों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का प्रभाव भाग 9 में बताया गया। अगर आगे नहीं आए तो खारिज होगा मामला, आ गए तो उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। भाग 10, तो पक्षकारों की परीक्षा भाग 10। हाँ, गवाहों की परीक्षा भाग 16 में होती है, पक्षकारों की परीक्षा भाग 10 में होती है। और परीक्षा के दौरान कुछ प्रकट करेंगे तो भाग 11, ठीक, कुछ बताएंगे प्रकट करेंगे तो 11, ठीक, कुछ स्वीकार करेंगे तो भाग 12, कोई दस्तावेज वगैरह पेश करेंगे तो भाग 13, ठीक, इतने पे मामला कोर्ट निष्कर्ष निकाल लेगा कि क्या क्या विवाद है। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कहाँ होगा, भाग 14, जिसको चार्ज फ्रेमिंग कहते हैं। क्रिमिनल मामलों में भाग चैप्टर 17 होता है, ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग कैसे होता है वहाँ बताया गया है। और सिविल मामलों में आदेश 14 में बताया गया है। उसके बाद भाग 15 में निपटारा होता है, आदेश 18 में निपटारा होता है, तो आदेश 15 निपटारा। लेकिन निपटारे के दौरान गवाहों को बुलाना पड़ गया तो भाग 16, कोई डेट देनी पड़ गई, ठीक है, किसी को समय देना पड़ गया तो भाग 17 स्थगन। ठीक, ट्रायल कैसे होगा 18 में बताया गया। शपथ पत्र कोई पेश करेगा तो भाग 19 में शपथ पत्र हो गया। 20 में जजमेंट आ जाता है फाइनली, ठीक, 20 का में खर्चा वगैरह जमा करवाना। उसके बाद एग्जीक्यूशन भाग 21, आदेश 21 भाग 2 के साथ धारा 36 से 74 तक पढ़ा जाता है, तो आदेश 21 निष्पादन हो गया। हाँ, कार्रवाई के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए, किसी की विवाह हो जाए, कोई दिवालिया हो जाए तो उसका क्या होगा, तो भाग 22 बताया गया है। अगर पक्षकारों की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, उनका विवाह हो जाए तो मामले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे उनके हित प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा, भाग 22 में बताया गया है। तो भाग 22 भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। फिर एक बार, लेकिन आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो भाग 22 पागलों का प्रभाव है, मृत्यु का प्रभाव है, विवाह का प्रभाव है, यानी कार्रवाई के दौरान कोई पागल हो जाता है, कार्रवाई के दौरान कोई दिवालिया हो जाता है, कार्रवाई के दौरान किसी का विवाह हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, पक्षकारों का तो क्या प्रभाव होगा। पागलों का प्रभाव 22 में नहीं है, परेशान मत होना। पागल है तो फिर उसके लिए अलग प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है। विवाह होना, दिवालिया होना, मृत्यु होना, इन तीनों का प्रभाव भाग 22 में बताया गया है। भाग 23 में समझौता है।
आप यहाँ आर्डर देखते रहो, मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। भाग 23 क्या है? आदेश 23 क्या है? आदेश 23 समझौता है। केस को वापस लेना, केस में समझौता करना, मामले को वापस लेना या किसी विषय पे समझौता करना, भाग 23। ठीक, फिर भाग 24 क्या है? यहाँ देखिए, भाग 24 में न्यायालयों में जमा करना, ठीक है, वही खर्चा वगैरह जमा करवाया जाता है और खर्चे के लिए सिक्योरिटी मांगी जाती है भाग 25 में। और भाग 26 कमीशन जारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है 26 कमीशन। भाग 3 के साथ पढ़ा जाता है, आनुषंगिक कार्रवाइयों के साथ भाग 3 के साथ आदेश 26 पढ़ा जाता है। ठीक है, आदेश 26 कमीशन जारी किया जाना। सीआरपीसी में भी कमीशन आपको मिलेगा, कहाँ पे? धारा 284 से 295 तक कमीशन की बात की गई है। उसके बाद 27 से लेकर के आप यहां तक देखेंगे 31-32 तक तो विशेष वाद बताए गए हैं। ये 26 से लेकर 31 तक विशेष वाद। यहां से एग्जाम में अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, केवल आर्डर नंबर याद रखिएगा। भाग 27 से लेकर के 31 तक केवल आर्डर नंबर पूछे जाते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो 27 क्या है? 7 से 27, 7 से सरकार के विरुद्ध वाद या सरकार के द्वारा वाद। सरकार के खिलाफ भी तो हम केस फाइल कर सकते हैं, सिविल केस जरूरत पड़ने पे, और सरकार हमारे खिलाफ भी सिविल केस फाइल कर सकती है। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, कैसे नियम होगा? भाग 27 में बताया, आदेश 27 में बताया गया है। ठीक है, हाँ, गलती से अगर कहीं भाग की जगह, आदेश की जगह भाग निकल जा रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं ये बता रहा हूं इसका मतलब ये सब ऑर्डर है। ठीक है, तो भाग 27 फिर भाग आ गया। आदेश 27 में सरकार के विरुद्ध वाद या सरकार के द्वारा वाद। 27 का संविधान के निर्वचन को लेके कोई प्रश्न विवादित हो गया है तो उसके लिए भी वाद की बात है, भाग को आदेश 27 का में किया गया है। उसके बाद 28 में सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध वाद। ठीक है, सेना, नौसेना, वायुसेना के द्वारा वाद या इनके विरुद्ध वाद दाखिल करना है। कौन सा? सिविल वाद। तो आदेश 28 लागू होता है। और सेना, नौसेना के विरुद्ध अगर कोई अपराध करते हो तो चैप्टर 7 आईपीसी लागू होता है। सेना, नौसेना, वायुसेना को भड़काना, ठीक है, उनके विरुद्ध अपराध करना तो अध्याय 7 सीपीसी धारा 131 से 140 लागू होती है। और सेना, नौसेना के विरुद्ध अगर सिविल सूट दाखिल करना है या इनके द्वारा सिविल सूट किसी व्यक्ति पे दाखिल किया जा रहा है तो आदेश 28 चलता है। उसके बाद आदेश 29 निगमों, कंपनियों आदि पे वाद फाइल करना है तो 29, या निगम कोई केस आप पे, कोई निकाय आप पे केस फाइल कर रही है तो 29 पे चलता है। 30 में फर्म है, कोई फर्म है तो फर्म हो गए। ठीक है, फर्म के विरुद्ध वाद लाना, कोई फर्म आपके खिलाफ वाद ला रही है या किसी फर्म पे आप केस फाइल कर रहे हैं तो भाग 29 लागू हो, आदेश 30 लागू होता है। और 31 न्यासियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों के द्वारा वाद या इनके विरुद्ध वाद। ठीक है, ट्रस्टी हो गया, एग्जीक्यूटर हो गया और एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ वाद या इसके द्वारा वाद लाना, आदेश 31। आदेश 32 क्या है? माइनर के द्वारा या विकृचित के व्यक्ति के द्वारा वाद लाया जाना। यानी अगर ऐसा वाद जिसमें कोई व्यक्ति माइनर हो, पागल हो तो क्या प्रोसीडिंग होगी, उसके लिए आदेश 32 लिखा गया है। और कुटुंब मामले में वाद हो, पारिवारिक मामले में वाद जो फाइल किए जाते हैं तो पारिवारिक मामला क्या है, कैसे उसमें वाद फाइल किया जाता है, 32 का अलग से लिखा गया है, कैसे उसकी प्रोसीडिंग होगी, इसी 32 का में है। फिर 33 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति किसे कहेंगे तो सीपीसी में गरीब व्यक्ति का पैमाना अलग बताया गया है। निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद कैसे लाया जाता है, क्या इसे कुछ छूट दी जाती है कि नहीं दी जाती है, तो ये सब आदेश 33 में बताया गया। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद लाना, आदेश 33, और निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील फाइल किया जाना, आदेश 44। तो 44 और 33 में वाद लाता है निर्धन व्यक्ति, 44 में अपील फाइल करने की छूट दी गई है। तो आदेश 33 के साथ आदेश 44 जरूर याद रखिएगा। उसके बाद 34 जो अस्थावर संपत्ति के बंधक को लेकर कोई वाद है। भाई बंधक को लेकर, मॉर्गेज को लेकर कैसा वाद होगा? मॉर्गेज में या तो राइट टू रिडीम्पशन होगा या ठीक है राइट टू फोरक्लोजर होगा। ठीक है, यानी या तो बंधक मार्गेजर या मार्गेजी,
मार्गेजर होगा तो मार्गेजर, ठीक है, राइट टू रिडिम्पशन के लिए वाद लाएगा। मार्गेजी होगा तो फोरक्लोजर के लिए वाद लाएगा। तो उसके लिए आदेश 34 में बताया गया है। और 35 इंटरप्रीटर सूट, जिसके साथ सेक्शन 88 पढ़ी जाती है। तो सेक्शन 88, ठीक है, इसके साथ पढ़ा जाता है। आर्डर 35 के साथ मैंने बताया था जब इधर भाग पे चर्चा कर रहा था। तो आदेश 35 इंटरप्रीटर सूट है। और 35 के बाद 36 विशेष मामला, ठीक है, 37 में 36 में विशेष मामले हैं, 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया की बात की गई है, ठीक है। 38 और 39 ये अनुपूरक कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ है कि निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की कैसे की जाएगी, ठीक है। आदेश 38, ठीक है, धारा 94 के साथ पढ़ा जाना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। भाग 6 के साथ पढ़ा जाता है ये। उसके बाद 39 में अस्थायी व्यादेश, ठीक है, जिसको कहते हैं टेम्पोररी इंजंक्शन जारी किया जाना। तो टेम्पोररी इंजंक्शन इसी पार्ट 39 में, सॉरी, आर्डर 39 में जारी होता है। आदेश 39 में अस्थायी व्यादेश जारी होता है, ठीक। आदेश 39 अस्थायी व्यादेश, परमानेंट जो व्यादेश जारी होता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत इशू किया जाता है, ठीक। भाग 40 रिसीवर की नियुक्ति, जरूरत पड़ने पे संपत्ति की देखरेख के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तो वो भाग 40 में होता है। और उसके बाद 41 से लेकर 45 तक अपील से जुड़ा हुआ है, 41 to 45, ठीक है। सेक्शन 96 to 12, 96 to 112, ठीक है, यानी 112 तक अपील है। और आर्डर आपका जो है उस पर 41 से 45। आदेश 41 मूल डिक्री की अपील होती है, फर्स्ट अपील जिसको कहते हैं। आर्डर 42 में सेकंड अपील होती है डिक्री की। आर्डर 43 में, ठीक है, आर्डर 43 में आर्डर के खिलाफ अपील होती है, आदेशों के विरुद्ध अपील होती है। यानी आर्डर 41 डिक्री के विरुद्ध फर्स्ट अपील, आर्डर 42 डिक्री के विरुद्ध सेकंड अपील, आर्डर 43 आर्डर के विरुद्ध अपील, आर्डर 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील, जिसमें निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद आदेश 33 में लाया जाता है, अपील 44 में, और सुप्रीम कोर्ट में अपील आदेश 45 के तहत होता है, ठीक। आदेश 46 रिफरेंस से जुड़ा हुआ है, धारा इसके साथ 113 पढ़ी जाती है। आदेश 47, ठीक है, आदेश 47 रिव्यू से जुड़ा हुआ है, धारा इसके साथ 114 पढ़ा जाता है। और आदेश 48 मिसलेनियस से जुड़ा हुआ है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 49, 50, 51 कोई महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिए, केवल आर्डर नंबर याद रखना है, ठीक है। 49 चार्टर रहित हाई कोर्ट, 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और 51 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। अब ये सब व्यवहार में सब खत्म हो गए हैं, ठीक है। ना तो कोई प्रेसिडेंसी है, ना कोई चार्टर रहित रह गए हैं, ठीक है। CRCPC में लिखे तो हैं, व्यवहार में इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आदेशों के बारे में बताया। फिर इन आदेशों को आप लोग याद करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, सारे आदेशों को एक एक करके याद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वीडियो एक एक चीज़ों पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे आर्डर को देख लिया, ठीक है, पूरे आर्डर 51 को देख लिया और भाग 11 को देख लिया, ठीक है। टोटल भाग 11 को भी देख लिया, ठीक। इधर भी 3 चीजें हैं, इधर भी 3 चीजें हैं। भाग है, भाग में धारा है, धाराओं में वो सब धाराएं हैं। इधर अनुसूची है, अनुसूची में आदेश हैं जिनकी संख्या 51 है और आदेशों में नियम बताए गए हैं। तो इस तरह से आपने पूरे सीपीसी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ओवरऑल पूरे सीपीसी को बता दिया, आपके लिए बहुत आसान कर दिया। अब मैं सीपीसी पे एक एक करके वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों को। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे।